जाकर घोड़े पे बैठ गया और उसे चलने को बोलने लगा। मिलिट्री ऑफिशियल ने तुरंत ही घोड़ा दौड़ा दिया। पीछे बैठा वोनहुआ सोच रहा था कि उसे एंकल कटने की बात सुने ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके थे। उसे उम्मीद है कि अभी भी इनफ टाइम बचा हो। थोड़ी ही देर में वो लोग चो मैंशन तक पहुंच गए। वहां अंदर काफी सारे सर्वेंट्स अपने बीमार यंग मास्टर के लिए सामान लेने यहाँ वहां भाग रहे थे। इंचो घर से बाहर आकर वोनहुआ को अंदर आने के लिए कहता है। वो अपने पैर से थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था। वोनहुआ ने ये बात तुरंत ही नोटिस कर ली। वो उसके पैर को देखकर सोचने लगा कि क्या उसे भी इंचो उसे पहले अंदर आने को कहता है। वोनहुआ उसे फॉलो करते हुए अभी भी उसके पैर को ही देखे जा रहा था। उसने खुद से कहा कि क्या पता शायद वो कहीं फिसल गया हो, इसलिए उसे जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वो दोनों उस कमरे तक पहुंच गए। इंचो ने दरवाजा खोलते हुए बताया कि वो फिजिशियन को लेकर आ चुका है। उसकी माँ ने उसे अंदर आने को कहा और बोलने लगी कि वो इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे, लेकिन फिर वो यहाँ वहां देखते हुए पूछने लगी कि वो कहाँ है। इंचो ने वोनहुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लड़का ही वो फिजिशियन है जिसकी वो बात कर रहा था। इस बात पे उसकी माँ थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो अपने बड़े भाई की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर छोड़ेगा। इंचो ने समझाते हुए कहने लगा कि भले ही ये यंग हो, लेकिन ये एक ग्रेट फिजिशियन है। उसने खुद उसे ऐसे सोल्जर्स को बचाते हुए देखा है जिनका सरवाइव करने का कोई चांस ही नहीं था। उसकी माँ ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा कि चूंकि ये इतना दूर आया है तो वो कुछ ज्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन वो एक ऐसा बच्चा जो कि अभी 20 साल का भी ना हो, उसे उसके बड़े भाई को हैंडल नहीं करने देगी। वहीं वनवा सोचता है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। इंचो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि मेडिकल आर्ट्स में एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनके पास चोहियो का सबसे बेस्ट फिजिशियन सॉन्ग है। वो फिलहाल उन्हीं का इलाज देखना चाहेगी। इंचो भी अब उन्हें कुछ नहीं कह पाता। वोनवा भी उन्हें ग्रीट करते हुए वापस जाने की बात करता है। तभी इंचो का भाई दर्द से कराह उठा। वो काफी दर्द में था और उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। वो और उसकी माँ तुरंत ही उसके भाई के पास जाने लगे। वो अपने भाई को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। वोनहुआ ने ये सब देखा। वो वहां से निकलते हुए मन ही मन कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है। वोनहुआ को उस बस्ती तक छोड़ते हुए वो मिलिट्री ऑफिशियल उससे माफी मांगने लगा। वोनहुआ ने कहा कि इसके लिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मिलिट्री ऑफिशियल ने आगे कहा कि उनकी मैडम काइंड और वाइज हुआ करती थी, लेकिन उनके बड़े बेटे के साथ ऐसा होने के बाद वो काफी सेंसिटिव हो गई है। वोनहुआ ने सोचा कि एक पेरेंट का इस तरह की सिचुएशन में वैसे रिएक्ट करना नॉर्मल है। उसने उस ऑफिसर को बताया कि उससे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका यंग मास्टर प्रॉबेबली कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बच पाएगा। उसकी बात सुन वो शॉक्ड रह गया। वो वोनहुआ से कहने लगा कि अगर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है तो क्यों ना वो उसका इलाज करे। वोनहुआ ने कहा कि वो तो क्या, बल्कि कोई भी आ जाए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा। उसकी बात पे वो ऑफिसर हैरान रह जाता है। वोनहुआ ने आगे बताया कि ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट जो अपने पैर पे लंगड़ा रहे थे, क्या परहैप्स वो भी लोहे से घायल हुए हैं। उस ऑफिसर ने बताया कि जहां तक उसे पता है इंचो बूबी ट्रैप से घायल हुए थे, लेकिन वो कोई बड़ा घाव नहीं है। वोनहुआ ने सोचा कि यानी उसका शक सही था। उसने कहा कि तो फिर शायद लेफ्टिनेंट चो को भी ऑलरेडी टीटेनस लग चुका है, तो प्लीज फिजिशियन से उनको भी चेक करवा लेना। उसकी बात पे वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वोनहुआ उस बस्ती वाले घर में लोगों को ट्रीट कर रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से काफी सारा शोर सुनाई देने लगा। इससे वोनहुआ और वो पेशेंट दोनों ही चौंक गए। कोई किसी को बस कुछ और नीडल्स के लिए रुकने को बोल रहा था। वोनहुआ ने इरिटेट होकर सोचा कि वो इस जगह पे ही क्यों पिग कैच कर रहा है। उसकी वजह से उसने अभी ऑलमोस्ट गलत जगह एक्यूपंक्चर कर दिया होता। वो घर में से बाहर निकल आया। वहां बॉन्ग एक पिग को स्टिच करने की कोशिश कर रहे थे। वोनहुआ उनके पास खड़ा होकर कहने लगा कि लगता है वो काफी मेहनत कर रहे हैं। बॉन्ग ने बताया कि वो मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए मेहनत करना जायज है। वोनहुआ उससे इरिटेट हो चुका था, लेकिन फिर भी हंसते हुए पूछता है कि लेकिन क्या उसको ये इधर ही करना जरूरी है। बॉन्ग ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा कि एक सर्टेन बंदा है जो उसे कुछ सीखा नहीं रहा और उसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही, इसीलिए उसे ये करना पड़ रहा है। वोनहुआ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो एक बार उस सर्टेन बंदे से उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए क्यों नहीं पूछते। बॉन्ग ने कहा कि ये पिग तो वैसे भी मरने ही वाला है। अगर वो इसे इधर करेगा तो कम से कम बेचारे विलेजर्स को पेट भर के खाने को तो मिलेगा। वोनहुआ भी उसकी बात सुन मुस्कुराने लगा। उसने बॉन्ग के पास बैठकर कुछ समझाना शुरू किया। वो उसे ठीक से स्टिचिंग करना सिखाने लगता है। थोड़ी ही देर में स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। बॉन्ग ने शिकायत करते हुए कहा कि उसने ये कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। वोनहुआ ने उन्हें समझाया कि एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ग ने पूछा कि लेकिन अगर वो स्लो करेंगे तो क्या पिग मर नहीं जाएगा। वोनहुआ ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्टिचिंग में गलती की थी। इस पर बॉन्ग अनॉयड हो जाता है, लेकिन वोनहुआ उसे अपना काम ठीक से करने को कहता है।
थोड़ी देर बाद बॉन्ग ने एक वेसल को सक्सेसफुली स्टिच कर दिया। वोनहुआ भी ये देखकर इम्प्रेस्ड हो गया, लेकिन तभी उनका ध्यान पिग पर गया तो वो तो बेचारा निपट चुका था। बॉन्ग ने इरिटेट होते हुए कहा कि उन्होंने ऑलमोस्ट कर ही दिया था। वोनहुआ ने भी कहा कि वो काफी क्लोज थे, वो उसे बचा सकते थे। वहीं इन मैंशन में किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इंचो किसी का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से पूछ रहा था कि तूने तो बोला था कि तू उसे बचा सकता है। वो फिजिशियन कहने लगा कि उसने तो अपना बेस्ट किया था। इंचो ने पूछा कि क्या ऐसी सिचुएशन में यही उसका जवाब है। वो अभी भी उस फिजिशियन को सुनाए जा रहा था। वहीं उसकी माँ बदहोश सी उसके बड़े भाई को देख रही थी। फिजिशियन बताता है कि मेडिसिन गॉड खुद भी उसे नहीं बचा सकते थे। इंचो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है। तभी उसकी माँ उन्हें बाहर निकलने को बोलती है। वो इंचो को भी बाहर जाने को कहती है, वो भी अभी के अभी। उनकी बात सुन वो दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए। इंचो ने गुस्से से पिलर पे मुक्का मार दिया। वो अपने आप को कोसते हुए कहने लगा कि उसे वोनहुआ से अपने भाई का इलाज करवाने के लिए अपनी माँ को थोड़ा और समझाना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि उसका खुद का पैर भी काफी सूज चुका था। ऐसे ही शाम हो जाती है। वोनहुआ के क्लिनिक के आगे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे और भी कुछ लोग भागते हुए वहीं आ रहे थे। वोनहुआ भी उनके साथ वहीं बैठकर खा रहा था। तभी उसे पीछे से बॉन्ग देखने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो ग्रेट फिजिशियन है। वोनहुआ मुंह में खाना भरे पूछने लगा कि उन्होंने अभी क्या कहा। बॉन्ग ने उसे ऐसे देख सोचा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी कोई बंदा वनवा को बुलाता है। वो अपने घायल साथी को सहारा देते हुए पूछता है कि क्या वनवा इस बंदे को ट्रीट कर सकता है। उसने मेडिसिनल हर्ब्स खोजते वक्त गलती से लोहे की स्पाइक पे पैर रख दिया था। लोहे की स्पाइक सुनकर वनवा भी उसका पैर चेक करने लगा। बॉन्ग ने बताया कि उसे तो ये टीटनस लग रहा है। वनवा ने भी उनकी बात पे अग्री किया। टीटनस का नाम सुनकर वो बंदा डर गया और पूछने लगा कि क्या वो मर जाएगा। बॉन्ग ने बताया कि सबसे पहले उसे PUS रिमूव करना होगा। अगर उसके बाद भी वो बेहतर नहीं हुआ तो उन्हें उसकी एंकल काटनी पड़ेगी। लेकिन तभी वोनहुआ ने कहा कि उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अभी भी अर्ली स्टेज में है। उसकी बात सुन फिजिशियन बॉन्ग हैरान रह गए। वोनहुआ उस बंदे को ट्रीट करने के लिए रेडी होने लगा। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उस आदमी का घाव काफी हद तक हील हो चुका था। वोनहुआ ने उसे बताया कि ये काफी बेहतर हो चुका है। वहीं बॉन्ग ये देखकर पूरी तरह से हैरान यही सोच रहे थे कि ये कैसा मिरेकल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सूजन बस 4 ही दिनों में कम हो गई। वोनहुआ ने उसे ऐसी तो कौन सी ट्रीटमेंट दी थी। उसने अब से वोनहुआ पे अपनी नजरें बनाए रखने की ठान ली। वोनहुआ ने उस आदमी को बताया कि उसने डिसइंफेक्ट कर दिया है और अब वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। बॉन्ग को आखिरकार ये देखने का मौका मिल ही गया था। लेकिन तभी वोनहुआ ने उसे घर के बाहर फेंक दिया। बॉन्ग डेस्परेटली दरवाजा पीटते हुए कहने लगा कि वो भी उसकी ट्रीटमेंट मेथड सीखना चाहते हैं। वो उसे पैसे देने को भी तैयार है। उसे कितने पैसे चाहिए। वो उससे खुद को अपने डिसाइपल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। तभी वहां घोड़े पे सवार वो मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है। वो फिजिशियन बॉन्ग को बुलाते हुए कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिसर इंचो गिर पड़े हैं। मैडम ने उन्हें इंचो को पर्सनली देखने के लिए बुलाया है। उसकी बात सुन बॉन्ग भी भाग के उसके साथ जाने लगे। वहीं अंदर खड़े वोनहुआ जिसने कि ये सब सुन लिया था कहा कि ये पक्का टिटेनस है। फिर हमें इन्वेंशन दिखाया जाता है। इंचो बेड में लेटा हुआ था और उसकी माँ और फिजिशियन बॉन्ग उसके पास ही बैठे थे। बॉन्ग ने उसका सूजा हुआ पैर देख के सोचा कि उन्हें लगा ही था। वहीं इंचो की माँ उनसे पूछने लगी कि वो कैसा है, क्या उन्हें पता है कि ये कौन सी डिजीज है। बॉन्ग ने कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन ये शायद। तभी उनकी बात बीच में ही काटते हुए इंचो ने कहा कि ये टीटेनस है। फिजिशियन वोनहुआ ने उसे ये पहले ही बता दिया था। उसकी माँ ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उन्हें ऐसे देखकर इंचो भी वरीड हो गया। फिजिशियन बॉन्ग भी चिल्लाकर किसी को बुलाते हुए कहते हैं कि मैडम बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर बाद बॉन्ग ने उनकी पल्स चेक करते हुए बताया कि उन्हें बस थोड़ा सदमा लगा था और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर इंचो को भी राहत हुई। उसने फिजिशियन बॉन्ग से कहा कि वो उनसे एक फेवर मांगना चाहता है। बॉन्ग उसे अपनी बात बेझिझक बोलने को कहते हैं। इंचो ने कहा कि उसका भाई पैर कटवाने के बाद भी मारा गया, लेकिन वो उसकी तरह मरना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या वो फिजिशियन वोनहुआ से कहकर उसका पैर कटवा सकते हैं इससे पहले की देर हो जाए। इससे उसकी जिंदगी एक जनरल की तरह तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कम से कम एक बेटे की तरह तो जी ही पाएगा। लेफ्टिनेंट के तौर पे उनसे उसका ये आखिरी फेवर है। उसकी माँ भी उसकी बातें सुन रोने लगती है। फिजिशियन बॉन्ग ने उससे सॉरी बोला और कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इंचो ने पूछा कि क्या अब काफी देर हो चुकी है। बॉन्ग ने बताया कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि अभी फिजिशियन वोनहुआ टेटनस पेशेंट्स को बिना पैर काटे ट्रीट कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैडम चो उठ बैठी और रोते हुए पूछने लगी कि क्या ये सच है। वहीं दूसरी ओर वो मिलिट्री ऑफिसर वोनहुआ को बुलाता है। वोनहुआ उसकी आवाज सुन पीछे देखने लगा। उसने कहा कि वो वोनहुआ को लेने आया है। वोनहुआ ने पूछा कि क्या लेफ्टिनेंट चो अभी होश में है। उस ऑफिसर ने हाँ में जवाब दिया।
वोनवा ने तुरंत अपना सामान उठाया और उसे चलने को कहने लगा। वहीं हमें इन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। वोनवा अब तक वहां नहीं पहुंचा था। इंचो की माँ उससे कहती है कि ये उनकी ही गलती है, उन्होंने वोनवा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया और भगा दिया। इंचो ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, वोनवा के लिए पेशेंट्स हमेशा प्रायोरिटी होते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर उसके फादर एंटर हुए। उन्होंने पूछा कि क्या वो ठीक है। वो उसे डांटते हुए कहने लगे कि वो लेटे होने की जगह बैठा क्यों है। इनका नाम चीचो होता है, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इंचो अपने फादर को देखकर खड़ा होने लगता है, लेकिन वो उसे ग्रीटिंग्स छोड़कर जल्दी से तैयार होने को कहता है।